नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपदा प्रबंधन के लिए हमारे यहाँ आज तीसरा लेक्चर है। हम राजस्थान जेल प्रेरी का जो नया टॉपिक है आपदा प्रबंधन वो पढ़ रहे हैं। और मैं आपको इस पीडीएफ के तौर पर पढ़ रहा हूँ। जो नोट्स मैंने एक साथ किए हैं, 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर दोनों वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाइए और वो पहले दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ ये ले सकते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है आपदा को रोकने अथवा कम करने के उपाय। ठीक है। आपदा को रोकना, रोकथाम और शमन आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके कुछ अन्य उपाय इस प्रकार है। देखिए, बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, सड़कों, बांध, पुलों और बिजली स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की नियमित जांच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है। पर्यावरणीय दृष्टि से सतत विकास, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सततता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय विचार और विकास संबंधी प्रयास दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता सहित जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को उन रणनीतियों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए और अनुकूलन और जोखिम को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन और भेद्यता मानचित्रण, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने, उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जैसे उपकरणों का उपयोग करके मानचित्रण और भेद्यता विश्लेषण किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन और विकास, अनियोजित शहरीकरण को रोकना और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने से शहरी क्षेत्रों में आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। तो ये हमने पढ़ लिए, आपदाओं को रोकने और कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो हमने ये पढ़ लिए। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, एनडीएमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। ये डेट याद रखना, 1 जून 2016। और जारी क्या किया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। देश में पहली बार इस तरह की योजना तैयार की गई है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? एनडीएमपी मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना आपदा जोखिम घटाने के लिए प्रयुक्त सेंडाई फ्रेमवर्क, ये याद रखना। सेंडाई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्षणों और प्राथमिकता के साथ तालमेल करता है। दोस्तों, ये नाम याद रखना, सेंडाई फ्रेमवर्क की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कौन से फ्रेमवर्क पर आधारित है? यह है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये क्या है मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर। योजना का विजन भारत को आपदा मुक्त बनाना, आपदा जोखिमों में पर्याप्त रूप से कमी लाना, जन धन, आजीविका और संपदाओं के नुकसान को कम करना। इसके लिए प्रशासन के सभी स्तरों और साथ ही समुदायों की आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाया गया। प्रत्येक खतरे के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में घोषित 4 प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी करने के फ्रेमवर्क में शामिल किया गया। इसके लिए 5 कार्यक्षेत्र निम्न है। सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसमें घोषित 4 प्राथमिक, इसमें प्राथमिकताएं ये दी गई है। इसको सेंडाई फ्रेमवर्क बोलते हैं दोस्तों। इसका ध्यान रखना कि ये जो योजना है ये कौन से फ्रेमवर्क में तैयार की गई है? यह है सेंडाई फ्रेमवर्क में तैयार की गई। जोखिम को समझना, एजेंसियों के बीच सहयोग करना, आपदा जोखिम का न्यूनतीकरण करना, डीआरआर में सहयोग, गैर संरचनात्मक, डीआरआर मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और क्षमता का विकास करना। यह है सेंडाई फ्रेमवर्क में 5 चीजें, इसके कार्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। ये याद रखना, 2009 में ये नीति बनी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दोस्तों वो डेट आ रही है, वो डेट जरूर याद रखना। ये हमने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 1 जून 2016 को योजना प्रारंभ की। अब हम पढ़ रहे हैं नीति के बारे में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी राष्ट्र का निर्माण करना है। ये एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण अपनाने पर केंद्रित है, जो प्रतिरोध, शमन, तैयारी को और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। इसकी यह विशेषताएं क्या है? आपदा प्रबंधन में निवारक और पूर्व तैयारी के दृष्टिकोण को अपनाना, आपदा जोखिम न्यूनतीकरण परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, सभी परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनतीकरण उपायों का समावेश करना, निजी, गैर सरकारी और मीडिया संगठनों के साथ सहयोग करना,
एक कुशल संस्थागत ढांचा और आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करना, भवनों के डिजाइन और निर्माण में भारतीय मानकों का पालन करना, जीवन रेखा भवनों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना, राहत नियमावली को आपदा प्रबंधन नियमावली में बदलना, सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना, ये इस योजना के कर्तव्य कार्य है। अब देखिए एक अगला टॉपिक था आपका जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय और नीतियाँ। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के भी काफी उपाय और जो नीतियां हैं इनमें देखो अलग अलग आ रहे हैं। एक है यूएनएफसीसीसी कटौती मिटिगेशन को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के प्रयास रूप में परिभाषित करता है। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं दोस्तों, आपको पता होता है जो यहाँ पे गर्मी करती है, जैसे मीथेन हो गई, CH4, जलवाष्प हो गई, ये सारी ग्रीन हाउस, CO2 हो गई, ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। तो यूएनएफसीसी कटौती इसको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने और के प्रयास में परिभाषित करता है दोस्तों। जैसे ऐसी एयर कंडीशनर है, फ्रीज है, उसमें जो फ्रीयन होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए ये एक एजेंसी है। नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन व उपयोग पर बल देना चाहिए। पुराने उपकरणों को अधिक ऊर्जा कार्यकुशल बनाना, प्रबंधन कार्य प्रणाली व उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव कटौती उपायों की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मिटिगेशन का मतलब होता है कम, मतलब कि हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जो डीजल पेट्रोल है वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए, इसलिए हम सोलर प्लेट, आजकल सौर ऊर्जा का बहुत उपयोग करते हैं। आजकल गाड़ी, कारें, स्कूटर भी इलेक्ट्रिक आने लगे, तो हम धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यूएनएफसीसी के अंतर्गत अंतर्गत वर्तमान में जो वित्तीय तंत्र कार्य साइकिल है उनके बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये जो एजेंसी है यूएनएफसीसी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसका गठन 1991 में किया गया। ये विकासशील व संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल भूमि अवमूल्य, ओजोन क्षरण, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषकों के संदर्भ में परियोजना चलाने के लिए वित्त पोषित करता है। अगली एजेंसी अल्प विकसित देश कोष, LDCF। इस कोष का गठन अल्प विकसित देशों को नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण व क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए किया गया। इस कोष के तहत अल्प विकसित देशों को कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु सूचना सेवाएं, जल संसाधन प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि मूल्यांकन किया जाता है। विशेष जलवायु परिवर्तन कोष, इस कोष का गठन यूएनएफसीसी के तहत 2001 में किया गया है। इसे एडेप्टेशन, तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी, अपशिष्ट प्रबंधन व आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए गठित किया गया था। ये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भर देशों में आर्थिक विविधीकरण व जलवायु परिवर्तन राहत हेतु अनुदान देता है। एडेप्टेशन फंड, इस कोष का गठन भी 2001 में किया गया। इसका उद्देश्य 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है दोस्तों कि जब प्रदूषण होता है वो है ओजोन परत के रिलेटेड, ओजोन परत से रिलेटेड ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। ओजोन परत का फॉर्मूला आपको पता है O3 हुआ था कि जो पराबैंगनी किरणें है वो ओजोन परत से डायरेक्ट नीचे आ रही है, क्योंकि ओजोन परत में छेद हो गया है बहुत सारा अंटार्कटिका के ऊपर। तो उससे रिलेटेड ये क्योटो प्रोटोकॉल है कि ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उपयोग किया जाए। ऐसे राष्ट्रों पर विशेष ध्यान किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। हरित जलवायु कोष, ये यूएनएफसीसी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे 2011 में डरबन में हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का आपको बताइए दोस्तों, देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट व्यक्तियों, समूहों और सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की एक प्रथा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सवाल आ सकता है दोस्तों आपके, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। और
वो 1972 में क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये आपको डेट रखनी है, याद रखनी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत में सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र जम्मू कश्मीर, गुजरात और असम है। ये चीजें रखनी है याद आप। सबसे ज्यादा भूकंप जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम है। ये है वो तीन राज्य जहाँ भूकंप आने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में जारी की गई थी, जो हमने ऊपर देखो अभी पढ़ा था। ये आपदा प्रबंधन के लिए पहली योजना है। ये मैंने दोबारा लिख दिया है। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ अपनी राष्ट्रीय योजना को संरेखित करना है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपको पता है 2015 से 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ योजना चला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन के से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय। याद रखना, राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, गृह मंत्रालय। याद रखना। भोपाल में 2-3 दिसंबर को 1974 में जहरीली मिसाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली गैस घनी आबादी में फैल गई थी। आपको याद रखना है, भोपाल गैस त्रासदी एक आपदा ही थी। जो यूनियन जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है, ये जहरीली गैस है, ये फैल गई थी, काफी लोगों की डेथ हो गई थी भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984। ये याद रखना आपको डेट, भोपाल गैस त्रासदी। अब देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन के बाद जो आपदा प्रबंधन करता है या जो संस्था आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की थी, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नाम दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पुरस्कार के प्रशासनिक पहलुओं का प्रभारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये पुरस्कार देता है। संस्थाओं को भी मिलता है और व्यक्तियों को भी मिलता है। कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार संस्था और व्यक्तियों दोनों के लिए उपलब्ध है। यदि एक संस्था है जो, तो विजेता को एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नकद इनाम मिलेगा। संस्थान इस नकद प्रोत्साहन का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित पहलों के लिए करेगा। 51 लाख रुपए किसको मिलेगा, एक संस्था को। यदि पुरस्कार प्राप्त करता कोई व्यक्ति है, तो प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और 50 लाख रुपए। यदि पुरस्कार प्राप्त करता कोई व्यक्ति है, तो उसको 50 लाख रुपए नगद मिलेंगे। पुरस्कार प्राप्तकों को हर साल 23 जनवरी को, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है, वहाँ 23 जनवरी को क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 51 लाख रुपए संस्था को और 50 लाख रुपए किसको मिलते हैं, एक व्यक्ति को। जो कोई व्यक्ति आपदा प्रबंधन में सहयोग करता है, उसका नाम आगे पहुंचाया जाता है, बहुत उल्लेखनीय काम करता है, तो इसको 50 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम 100-150 के आसपास है। और मैं वीडियो ऐसे लाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पीडीएफ लेनी है, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।